एरोटिक और एबायोटिक, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये इन सब के बारे में डिस्कस की। अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्फीयर जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के हुडर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पानी। तो जो भी सोर्सेस ऑफ वाटर है पृथ्वी पर उपलब्ध, पानी के जो जो सोर्स जिससे हमें पानी उपलब्ध होता है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोस्फीयर। जो भी सभी वाटर बॉडी है, चाहे रिवर है, सी, ओशन है, जो भी है, पीने योग्य हो या अपीने योग्य हो, ये सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जो सभी पानी की जो फॉर्म प्रेसिपिटेशन की जो भी फॉर्म होती है, लाइक आइस, स्नो, रेन, ये सभी भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। पानी एक आम जरूरत है। हाइड्रोस्फीयर तो आम जरूरत बन जाएगी क्योंकि ये जरूरी है, जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है सभी के लिए। 70% जो हमारी पृथ्वी है, 70% जो हिस्सा है पृथ्वी का, वो कवर्ड है हाइड्रोस्फीयर से। बाकी 30% लैंड जो लिथोस्फीयर से कवर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन या नेचुरल एनवायरनमेंट की जो डोमिनेंस है उनमें सबसे महत्वपूर्ण डोमिनेंस है। स्मॉल पोर्शन जैसे फ्रेश वाटर विच आर फाउंड इन रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर, ये जो है वो फ्रेश वाटर है। और जो ज्यादातर पार्ट है कवर, जो 70% पार्ट है वो समुद्र यानी खारे पानी से, बाकी जो 30% है वो फ्रेश वाटर में उपलब्ध हो पाता पूरे विश्व। अब कुछ एडवांटेज हम देखें। एडवांटेज मिल चुके हैं। हाइड्रोस्फीयर है जो सोर्सेस ऑफ वाटर है, हाइड्रोस्फीयर के बिना पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो हाइड्रोस्फीयर ही मेन सोर्सेस ऑफ वाटर है। रेन है, अगर बारिश होती है तो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, पूरा जो गर्मी बढ़ रही है वो गर्मी को कंट्रोल करके कूलिंग इफेक्ट लाती है, इसलिए हाइड्रोस्फीयर में जो रेन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कूलिंग इफेक्ट के लिए पृथ्वी के। और रिवर और ओशन फॉसिल फ्यूल भी प्रदान करते हैं, जो पेट्रोलियम डीजल है वो समुद्र के कोर से निकलते हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉसिल फ्यूल्स। और नेविगेशन थ्रू द सी एंड रिवर इज मेजर सोर्स ऑफ ट्रेड। अब समुद्र एक मार्ग व्यापार में जो जहाजें आती जाती रहती है वो समुद्र के थ्रू जाती है आती है। सबसे चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो शिप है, समय ज्यादा लगता है पर सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है अन्य देशों में वो सी रूट के माध्यम से होता है, और सी रूट सबसे अच्छा माध्यम है नेविगेशन के लिए। तो ये सभी विशेषता होने के कारण ये जो हाइड्रोस्फीयर है वो मेन सोर्सेस, मेन जो डोमिनेंस में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया गया है। एटमॉस्फेयर में एटमॉस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है वेपर्स। वेपर्स मतलब वाटर वेपर्स होते हैं, जल की बूंदें जो हवा के रूप में उपस्थित, भाप के रूप में उपस्थित होती है वो। एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिन लेयर है जो पृथ्वी को चारों ओर, मतलब सब पूरे पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण होता है वायु का आवरण, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायु के आवरण को। और इसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये कई हानिकारक किरणों से, सन की जो रेडिएशन जो होती है पैराबैंगनी किरणें, उनसे हमारे
कई जो हार्मफुल गैस जो किरणें हैं सूर्य की वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमिनियंस है एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ज्यादातर जो गैस फॉर्म होती है वो आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये अन्य सभी जो गैसें होती है ये सभी निश्चित मात्रा में जो एटमॉस्फेयर में उपलब्ध होती है। अब एडवांटेज क्या है एटमॉस्फेयर के? सबसे जो महत्वपूर्ण एडवांटेज है वो है ये सूर्य की से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस है उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस है उससे हमारी सुरक्षा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो परचेज होती है एटमॉस्फेयर में वो हीट को ऑब्जर्व कर लेती है और एनवायरनमेंट को थोड़ा गर्म कर देती है। जो मतलब गर्मी भी अपने स्तर पर जरूरी होती है, मतलब समान और असमान तापमान दोनों चीजें होना जरूरी है। रेडिएशन और ये इंसुलेटर की तरह कार्य करता है एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर है दिन और रात का वो अपने स्तर पर बदलना, कम होना, ज्यादा होना, ये सब एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। तो इन सभी विशेषताओं को होने के कारण एटमॉस्फेयर जो भी मेजर डोमिनेंस ऑफ द अर्थ में आती है। हाँ, तो अब हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है सभी जो ये हमने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इन तीनों का जो कंबाइंड रूप होता है वो बायोस्फीयर कहलाता है। तीनों का कंबाइंड रूप बायोस्फीयर कहलाता है। यह भी ग्रीक वर्ड बायो से लिया गया। बायोस मींस लाइफ। बायोस मींस लाइफ और वेपर। बायोस मींस लाइफ और आगे वेपर होता है। लैंड, वाटर और एयर जो जिस जगह इनका संपर्क होता है ये मिलती है वो बायोस्फीयर कहलाता है। जो भी पृथ्वी पर जीव जगत पाए जाते हैं वो बायोस्फीयर का ही हिस्सा है। Biosphere has a great impact on the climate because it closely connected to the atmosphere. Biosphere का क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से ज्यादा कनेक्टेड है। एडवांटेज इसकी ये है कि ये सभी जो फॉर्म्स है जीवित व्यक्ति की उन सभी फॉर्म्स पर्यावरण में जो सभी फॉर्म्स चाहे जीव जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो या अन्य जगत हो, मानव हो, वो सभी को अपने में शामिल किए हुए हैं। इसके उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी एक यूनिक ग्रह कहलाता है। बायोस्फीयर की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी एक यूनिक अन्य ग्रहों से थोड़ा अलग ग्रह बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? सभी चीजें जो प्राकृतिक चीजें है वो आपस में जुड़ी हुई है। इकोसिस्टम वो है जो कम्युनिटी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को आपस में जो संबंध है वो स्थापित करता है। इसका कोई साइज नहीं होता। ये डेजर्ट की तरह विशाल भी हो सकता है या लेक की तरह छोटा भी हो सकता है या एक पेड़ जितना छोटा हो सकता है या एक पंखड़ जितना छोटा हो सकता है। इसका कोई आकार नहीं, ये निराकार है। If you have terrarium that is
सभी अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। अगर हम समझे इसको इकोसिस्टम को सामान्य रूप से, तो प्रकाश यानी लाइट सनलाइट कह सकते हैं। सनलाइट अगर नहीं आती तो प्लांट जो इस पर निर्भर है वो नहीं बढ़ पाते, नहीं मतलब सुरक्षित नहीं रह पाते। और अगर प्लांट नहीं रहते तो उन प्लांट पर निर्भर जो जीव जंतु है, एनिमल्स है, अन्य प्लांट ईटर, वो भी नहीं रह पाता है। और अगर ये एनिमल नहीं रह पाते तो इनके ऊपर जो निर्भर दूसरे एनिमल है, कार्निवोरस, हर्बोवोरस, अन्य कैटेगरी होती है, तो वो जीव जो इन पर निर्भर है वो भी नहीं रह पाते। तो इस प्रकार जो ये पूरा सिस्टम है, सनलाइट से लेके जो मांसाहारी जीव जंतु तक, जो छोटे जानवरों को खाते हैं, और ये फिर आके एक चेन से बन जाती है। ये जो पूरी चेन है वो निर्भर किस पर करती है? सनलाइट पर। अगर सनलाइट है तो प्लांट है, प्लांट है तो दूसरे एनिमल जो उन पर निर्भर है वो हो गए, और दूसरे एनिमल जब निर्भर है इन पर है तो ये जो एनिमल है लॉयन वगैरह ये इन पर निर्भर है, और अन्य जो संख्या है वो उस पर निर्भर है। छोटी क्लास में जब तुमने ईवीएस वगैरह पढ़ी होगी तो पहले प्लांट का चित्र आया हुआ रहता है, प्लांट वगैरह, प्लांट, फिर उसको जो ईट करता है फ्रॉग या ग्रास ऊपर लिख दो, ग्रास ऊपर को ईट करता है फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को अन्य जो जानवर है जैसे ईगल वगैरह वो खाते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल पर निर्भर है, और जो शाकाहारी जीव है वो पेड़ों पर निर्भर है, और पेड़ पौधे पर जो सनलाइट है या वाटर है इन पर निर्भर करता है। तो ये पूरा जो सिस्टम बनता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। ये हर व्यक्ति, इंसान भी क्यों ना हो, वो अन्य चीजों पर निर्भर रहता है। तो ये पूरी जो निर्भरता है ये इकोसिस्टम के थ्रू होती है, ये इकोसिस्टम के थ्रू मैनेज है। अगर इसमें कोई सा भी एक तत्व ना रहे तो फिर प्रकृति में अव्यवस्था रह जाएगी। ये पूरा बैलेंस सिस्टम इस प्रकार से चलता है। अब डायनामिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट, इसके बारे में डिस्कस अगली वीडियो में। ये कुछ नोट्स है जो आज तक हमने पढ़े, उसके नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ।